आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग शर्मा गेस्ट पेपर का 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 का भूगोल का जो चैप्टर नंबर 1 है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, वो सारे टाइप के, जी हाँ, हर एक टॉपिक से जिस तरीके से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से इस बुक में दिया गया है। आपको बता दूं, अगर थंबनेल में शर्मा गेस्ट पेपर नहीं भी रहेगा तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर शर्मा गेस्ट पेपर के क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्योंकि शर्मा गेस्ट पेपर के टीम के द्वारा हो सकता है मेरे वीडियो में स्ट्राइक भी भेजा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? पहला ऑप्शन आपका समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा ऑप्शन आपका मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा आपका द्वैतता पर आश्रित, चौथा आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिकी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिकी नहीं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? हमबोल्ट के द्वारा, रेडजेल के द्वारा, एलन सैम्पल द्वारा या फिर वेडाल डी ला ब्लास के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडजेल के द्वारा। ध्यान से परिभाषा को देखिएगा। मानव भूगोल का परिभाषा अगर क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में तो यही परिभाषा आप लिख सकते हो। यानी यहां पर बोला गया है कि मानव भूगोल वह है जो मानव के समान पृथ्वी यानी जो धरती है उनके बीच का जो संश्लिष्ट अध्ययन होता है, पूरा रिसर्च करके समाज, मनुष्य का जो समाज है उसके और पृथ्वी यानी धरती के बीच में, दोनों के बीच में जो संश्लिष्ट पूरी डिटेल से रिसर्च करके अध्ययन किया जाता है ना, वही मानव भूगोल होता है। और यही चीज रेडजेल ने कहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हमबोल्ट ने, अपूर ने, या फिर इरेटोस्थनीज ने, या फिर डार्विन ने? इसका उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। देखिए, आप लोग गूगल से कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढिएगा, गलत आंसर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आपको जाना है। तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इरेटोस्थनीज ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, या फिर ग्रिफिथ टेलर को, फ्रेडरिक रेडजेल को, या फिर कुमार एलन सैम्पल को? 99% स्टूडेंट फ्रेडरिक रेडजेल को ही मारेंगे। भूगोल का जनक इसी को कहा जाता है, भूगोल का पिता इसी को कहा जाता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, आप कुछ मिस्टेक करते हो, ध्यान से समझना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो उस समय आप लोग इरेटोस्थनीज को ही मारिएगा। अगर क्वेश्चन में ये चीज रहेगा भूगोल के आगे आधुनिक भूगोल का, तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। अगर आधुनिक भूगोल नहीं रहेगा और मात्र यहां पर लिखा रहेगा भूगोल का, उस समय आपको इरेटोस्थनीज ही मारना होगा। आधुनिक मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेडजेल है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो इनका भी यही है, इरेटोस्थनीज। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को, कार्ल रिटल को, बेरेनियस को, या फिर डी ला ब्लास को? इसका भी उत्तर हो जाएगा हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है वह किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? एलन सैम्पल को, रेडजेल को, या फिर विडाल डी ला ब्लास को, या फिर ए हंटिंगटन को? देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं भी आधुनिक रहेगा और मानव भूगोल रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेडजेल, क्योंकि यही जन्मदाता है आधुनिक मानव भूगोल के। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेडजेल के शिष्य थे? जीन्स ब्रून्स, या फिर एल्सवर्थ हंटिंगटन, या फिर मिस एलन सैम्पल, या फिर लेबान? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिस एलन सैम्पल। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? विडाल डी ब्लास ने, या फिर फ्रेडरिक रेडजेल ने, या फिर डेविस ने, या फिर जीन ब्रांस ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेडरिक रेडजेल ने। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक फ्रेडरिक रेडजेल ने ही लिखी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिया जेनेलिस के लेखक कौन है? बर्नर्ड वेरेनियस, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर रेडजेल, या फिर बकल? इसका उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड वेनेरियस। तो जियोग्राफिया जेनेलिस के लेखक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जियोग्राफिया नेचुरल के लेखक कौन है? तो जहां भी वर्ड आ जाता है जियोग्राफिया जेनेलिस या फिर जियोग्राफिया नेचुरल, दोनों का आंसर यही चीज होगा, बेरेनियस। ठीक है, यानी बर्नार्ड वेनेरियस यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? ई हंटिंगटन ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रेडजेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो नामक पुस्तक है वह
चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन नहीं करता है इन सभी कथनों में से। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने आपको अभी करवाया था शुरू में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या फिर प्राचीन महाकाव्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राचीन महाकाव्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी या फिर लोगों के अनुभव या फिर मानवीय क्रियाकलाप। इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच में, अन्योन्य का मतलब होता है पारस्परिक, यानी इन दोनों के बीच में परस्पर क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये प्रौद्योगिकी ही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने का बोर्ड एग्जाम में 99% चांस है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में अगर ये वर्ड रहेगा ना, परिवर्तनशील संबंधों, जहां भी अगर आप ये देखिएगा परिवर्तनशील संबंधों, हमेशा उत्तर आपको कुमारी एलन सी सैंपल ही मारना है। याद रखिएगा, कुमारी एलन सैंपल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? अगर ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा इसी वीडियो में, इसके बाद इसके उत्तर को आपको देना आसान होगा। इसका उत्तर हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन है, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्टिव में समझाया जाता है। विडाल डी ब्लास ने ही कहा था, परिभाषा दी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? प्राकृतिकवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद, ये सारे विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा है। और ये सारे विचारधारा आपको मैंने कई बार क्वेश्चन करवाया है सब्जेक्टिव वाले सेशन में, या फिर मैं आपको करवाऊंगा। तो आप सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करते हो ना, उससे बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, ज़्यादा फोकस सब्जेक्टिव पर ही करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है। एक फ्रांसीसी भूगोल का जनक है जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल रिटर, वेरेनियस या फिर डी ला ब्लास। इसका उत्तर हो जाएगा डी ला ब्लास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी? हमबोल्ट के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा या फिर वेरेनियस के द्वारा या फिर डी ला ब्लास के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा हमबोल्ट के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश की थी? जो एलन सी सैंपल थी वह किस देश की थी? जर्मनी की, फ्रांस की या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की या फिर ब्रिटेन की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नियतिवाद या फिर निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? कांट ने, हमबोल्ट ने, रिटर ने या फिर इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। नियतिवाद और निश्चयवाद की संकल्पना कांट ने भी दी है, हमबोल्ट ने भी दी है और कार्ल रिटर ने भी दी है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? हंटिंगटन ने, अरस्तू ने या फिर एलन सी सैंपल ने या फिर बर्कले ने? इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तू ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लूसियन फैब्रे ने, ग्रिफिथ टेलर ने, फ्रेडरिक रेटजेल ने, हंटिंगटन ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लूसियन फैब्रे ने। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी ने ही किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक, मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों या फिर प्राकृतिक घटक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मानवीय घटक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? ये जो विचारधारा का कहना था, तो किस विचारधारा का कहना था? संभववाद विचारधारा,
या फिर नियतिवाद या फिर नवनियतिवाद या फिर आमूलवाद। सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में मैंने इसको करवा दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवनियतिवाद। इसी को भी नवनिश्चयवाद भी बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है, क्या है? नवनिश्चयवाद या फिर निश्चयवाद या फिर संभववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने क्या बताया, नवनिश्चयवाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नवनिश्चयवाद या फिर नवनियतिवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? हम्बोल्ट के द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, एलन सी सैंपल के द्वारा या फिर रेडजेल के द्वारा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आमूलवादी यानी रेडक्लिफ भी इसको बोल सकते हो। सॉरी मैंने पॉलिटिकल साइंस का वर्ड यूज कर दिया, रेडिकल, ठीक है, इसको रेडिकल भी बोल सकते हो। तो आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया है? मार्क्स के, रूसो के या फिर अरस्तू के या फिर माल्थस के? यानी क्वेश्चन में ये चीज़ बोल रहा है, जो आमूलवादी विचारधारा है ना, वह निर्धनता यानी जो गरीबी है उसके कारण, बंधन या फिर सामाजिक असमानता, जैसे कि जो व्यक्ति अगर गरीब होता है तो समाज में उसका अलग अलग बंधन होता है, अलग अलग उसका बिहेवियर होता है समाज में, तो उसी की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया है? मार्क्स के या फिर रूसो के या फिर अरस्तू के या फिर माल्थस के? इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स के सिद्धांत का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में कौन सम्मिलित है? प्रत्यक्षवाद या फिर व्यवहारगत या फिर मानववादी या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में ये सारे सम्मिलित है, प्रत्यक्षवाद भी, व्यवहारगत भी और मानवतावादी भी। ये सारे भौगोलिक अध्ययन के नवीन विचारधारा है। मैं बार बार क्वेश्चन क्यों रिपीट करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छपे रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आधुनिकवाद या फिर संभववाद या फिर अन्वेषणवाद या फिर आधुनिकवाद? इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिकतावाद, ठीक है, क्या हो जाएगा? आधुनिकतावाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं वर्ड डालकर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं टीचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो कौन सा होगा? व्यवहारवादी भूगोल या फिर सांस्कृतिक भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल या फिर सैन्य भूगोल? इसका उत्तर हो जाएगा सैन्य भूगोल। ये सारे आपका सामाजिक भूगोल के अंडर में आते हैं, जबकि सैन्य भूगोल सामाजिक के अंडर में नहीं आता है। किसके अंडर में आता है? वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा के भाग में आता है? राजनीतिक भूगोल में आता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल, भौतिक भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल? देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? फिर नहीं बोलकर कंफ्यूजन कर सकता है क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल में नहीं आना चाहिए। आर्थिक का मतलब क्या होता है? जिससे अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे पैसा कौड़ी से रिलेटेड बात होती है। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ये तीनों तो आपका आर्थिक भूगोल है, लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो भूगोल है ना, ये आर्थिक भूगोल नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इसको एक बार रिपीट करके भी सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 100% इसी के अंडर से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक चैप्टर से 2 से 3 या फिर हद से ज़्यादा 4 ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए इतना MCQ क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इससे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लीजिएगा। ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लीजिएगा तो फिर आप याद नहीं कर पाइएगा आगे अन्य सब्जेक्ट को भी। तो जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।